मेरे फरीदाबाद पलवल वासियों, थोड़ा दम दिखाओ जोर से। भारत माता के। जहां तक हाथ उठे आवाज वहीं तक जा रही है, लगता है उससे पीछे आवाज नहीं जा रही। भारत माता के। भारत माता के। लेकिन पीछे खड़े हुए लोगों को तो ठीक से सुन जाए कि जो गैलरी में हमारे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, ये सिक्योरिटी वाले या तो एकदम आगे आ जाए या साइड में निकल जाए, पीछे से जनता को आने दो, ये गैलरी भरने दो। भरवालो सारी गैलरी। ये सिक्योरिटी वाले जल्दी आगे आ जाओ या साइडों में हो जाओ, आने दो लोग आगे तक, मीडिया के लोग खड़े यहां तक, सबको बुला बुला के आगे करो। सिक्योरिटी वाले सबको आगे करो, जल्दी दौड़ के जाओ। सिक्योरिटी वाले पीछे वालों को हटाओ, उनको सुनी नहीं रही मेरी बात। इस गैलरी में आने दो सब लोगों को, जल्दी से जल्दी भरवा दो। ये गैलरी के अंदर आने दो, बाहर नहीं निकालो। माता के। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री और अपने लोकप्रिय सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे सहकारिता मंत्री श्री बनवारीलाल जी, हमारे उच्च शिक्षा और परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण। क्योंकि नाम लेना फिर लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है मौसम खराब होने वाला है, इसलिए जितनी बात करनी है जल्दी से की जाए। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण और इस मैं इसको रैली नहीं कहूंगा, ये रेला है, रेला। इस रैली में आए हुए इस लोकसभा क्षेत्र के सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, मेरा काम हमारे मंत्री और यहां के सांसद चौधरी कृष्णपाल जी ने बहुत आसान कर दिया है। एक आपको छोटी कहानी सुनाकर के बात शुरू करता हूं। एक कोई वैज्ञानिक थे और वो जगह जगह सेमिनार में भाषण दिया करते, अपने साथ अपने छोटे भाई को भी ले जाया करते। छोटा भाई भी भाषण पूरे सुनता था। एक दिन अचानक वो जो वैज्ञानिक थे उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उस भाई को कहा कि आज पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। भाई ने कहा कोई बात नहीं, जो भाषण आप तैयार करके आए हैं मुझे भी पूरा ध्यान है, मैं ही बोल दूंगा जाके। और जब सभा शुरू हुई तो उसको कम लोग जानते होंगे, लेकिन उसके भाई को खड़ा कर दिया, भाई ने सारा भाषण बोल दिया। बाद में जब प्रश्न उत्तर शुरू हुए तो कोई एक टेढ़ा सा प्रश्न कर दिया किसी ने, तो उस भाई ने कहा अरे ये भी कोई प्रश्न है पूछने का, ये प्रश्न तो मेरा भाई जवाब दे देगा। और उसको बुला लिया और जो साइंसदान था उसने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, भाषण भी हो गया, प्रश्न का उत्तर भी हो गया, दोनों का काम चल गया। तो मित्रों, आज मौसम खराब था, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। वो सारा भाषण कृष्णपाल जी ने तैयार कर रखा था, चाहे वो केंद्र सरकार की बातें हैं, चाहे हरियाणा सरकार की बातें हैं, उन्होंने सारी आपको बता दी है। मेरे लिए तो बहुत सरल काम हो गया कि मैं कुछ बातों में आपका निवेदन आपके सामने मैं करूंगा अपना। जैसा कहा है कि ये 9 वर्ष
केंद्र सरकार के पूरे होने के बाद देश भर में लोकसभा अनुसार ये बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। एक साथ 450 जो 442 लोकसभाएं हैं, सभी में कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी महीने में हो रहे हैं। आज भी अपने हरियाणा में से 3 कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। एक रैली यहां हो रही है, एक रैली गुरुग्राम में हो रही है और एक रैली झज्जर रोहतक की वो झज्जर में हो रही है। 3 रैलियां एक साथ हो रही हैं और तीनों में मौसम खराब होने के बावजूद बहुत सफलतापूर्वक जो लोग आए हैं, इंद्र देवता ने आज हमारी परीक्षा ली है। इस परीक्षा में हम सब सफल हुए हैं और मैं इंद्र देवता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी परीक्षा ली है। समय समय पर परीक्षा होती रहनी चाहिए। परीक्षा में हमारे लोगों की कर्मठता कितनी है ये पता लगता है। याद किया जा रहा है कांग्रेस ने सत्ता को बचाने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर डाला, कुछ सोच नहीं सकता था। मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और जो भी थोड़ा भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसको उठा के जेल में डालेंगे। हमारे बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ता, उनको यातनाएं सहनी पड़ी। इस प्रकार की यातनाएं कि पकड़ के जेल में डालना तो साधारण, पजामों के अंदर चूहे डाल करके पजामे को पीछे से बंद करके उल्टा लटका दिया गया, गरम तवों को ऊपर लिटाया गया, लोगों की खाने पीने की जो अनाप शनाप चीजें उनको खाना भी ठीक से मिला नहीं, किडनी खराब हो गई। उससे बख्शा नहीं गया, छात्र नेताओं को अंदर डाल दिया गया। लोकतंत्र का विरोध करने वाली जितनी भी ये जो मानसिकता थी, उसमें हमारे जो लोकतंत्र को बचाने वाले लोग थे उनके ऊपर बहुत से जुल्म उठाए गए। आज का वो दिन है और मैं समझता हूं कांग्रेस की मानसिकता इसमें झलकती है। कांग्रेस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, लेकिन अगर उनको ध्यान आ जाए कि हम कोई भी प्रबंध रच लें, सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज सामने एक पर्वत जैसा, चट्टान जैसा एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी खड़ा है। छोटी मोटी बदलियां, छोटे मोटे ये कोई भी व्यवधान, ये उनका रास्ता नहीं रोक पाएंगे, उनको गिरा नहीं पाएंगे। आज ये पीतल बटेर, आज ये भालू, आज ये बिल्ली बिल्ले सब इकट्ठे होकर के आओ मुकाबला करते हैं और मुकाबला करने के लिए जो निकलते हैं तो सामने एक शेर खड़ा है, भाग करके वो अपने बिल में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, लोकतंत्र में समझौते करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक विचार के साथ चीजें आनी चाहिए। विचार ये नहीं होना चाहिए हमको किसी की सत्ता गिरानी है। विचार ये होना चाहिए हमको देश का भला, समाज का भला कैसा करना चाहिए। ये विचार तो समझ में आता है, लेकिन ये विचार समझ में नहीं आता कि हम लोग जो है ये इनके प्रकार ने कैसे भी सत्ता प्राप्त करनी है, चाहे जनता को बेवकूफ बनाओ, चाहे कुछ भी सामने वाले को परेशान करो। कभी कभी ये कह देते हैं कि जनता परेशान है, इन सरकारों से जनता परेशान है। हम कहते हैं क्योंकि इनके अंदर घबराहट इतनी ज्यादा आ गई है, उस घबराहट के कारण से ये अनाप शनाप जो काम करते हैं, कभी सड़कें रोक लेना, कभी जाम लगा देना, कभी धरने दे देना, और इनके इन कामों से परेशानी जनता को होती है। जनता इनके इस प्रकार के कामों से परेशान है, न कि सरकारों से परेशान है। न वो केंद्र सरकार की किसी नीति से परेशान है, न वो हरियाणा सरकार की किसी नीति से परेशान है, बल्कि लोग दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा, थोड़ा जोर से बोलेंगे मोदी मोदी, जोर से जो बोल रहे हैं बोल के दिखाओ।
आ जाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मित्रों, धन्यवाद। मोदी जी को देश की तीसरी बार सरकार लाने का काम ये हमारा है। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते ये दायित्व, बस भैया आ गए आप, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया भाई। आगे आपको बुलाया है, लेकिन शांत रहो, बात सुनो थोड़ा। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते से ये मेरा दायित्व है। पीछे अमित शाह जी सिरसा में आए थे, सिरसा की रैली में जैसे यहां भीड़ है, इसी प्रकार की बहुत अच्छी भीड़ थी। और उन्होंने सभा में कहा था, जिनमें लगाया था हरियाणा की टीम के नाते, कि 10 सीटें हरियाणा की लोकसभा की ये हमको कमल के फूल पर जिताकर मोदी जी के झोली में डालनी है। इस काम के लिए एक कमल का फूल हमारे जिम्मे भी है। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारे नरदेव भाई ने गीत बोलते हुए, भजन बोलते हुए कहा था कि 10 लाख वोटों की जीत से और इस सीट को लेकर के हम दिल्ली मोदी जी के झोले में डालेंगे। तो मित्रों, हमने कुछ काम किए हैं, जनता हमको सराहती है, इसलिए कि हमने उनकी सुरक्षा का ध्यान किया है, उनकी शिक्षा का ध्यान किया है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान किया है और उनके स्वाभिमान का ध्यान किया है। किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम अपने मन को महसूस करके काम करो। उनके रोजगार का ध्यान किया है और ये सब चीजें हम सुशासन से लेकर के आए हैं। अच्छा शासन, घर बैठे सेवाओं की सुविधा मिले, उनको योजनाओं की सुविधा मिले, चीजों को ऑनलाइन किया है। हमारे मित्र कांग्रेस से बहुत परेशान हैं, उनको लगता कि सारे काम तो जनता के घर बैठे होने लग गए, अब हमारे साथ कौन आएगा। इस परेशानी में से कभी न कभी वो नहीं चाहते, ऐसी बात भी बोल जाते हैं। वो कहते हैं हम आएंगे, ये पोर्टल वोटल खत्म कर देंगे, हम आएंगे, ये परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे, हम आएंगे, प्रॉपर्टी आईडी खत्म कर देंगे, हम आएंगे, मेरी फल मेरा बुरा खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं जितना ये ज्यादा बोलेंगे उतना इसका हमको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? तो इसलिए होगा कि जो चीजें ये बोल रहे हैं इसका जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। आज वो समस्या खत्म हो गई कि हर छोटे से काम को लेकर के और व्यक्ति कहीं ना कहीं दफ्तर के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के नेताओं के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के चंडीगढ़ पहुंच जाता था। आज उसका काम घर बैठे होता है। उसको सुविधा घर बैठे काम मिलने में है या चक्कर काटने में है? बताइए, घर बैठे में सुविधा उसको काम हो जाए तो उसको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती कि नहीं होती है? होती है। इसलिए वो इनको जवाब देगा। कल ही मेरा एक कार्यक्रम चलता, आजकल शनिवार को शाम को 5 बजे मैं लगभग 10,000 लोगों से मोबाइल पर बात करता हूं और अभी तक 2 लाख से ऊपर लोगों से बात कर चुका हूं। एक पलवल का ही एक व्यक्ति वो मुझे कहने लगा कि मैं अभी तक कांग्रेस का पूर्व सचिव था, रहा होगा कांग्रेस में कोई उसका दायित्व, लेकिन मैं आपकी कार्यशैली से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि अब मैं कल ही जाकर के दीपक मंगला जी जाके मिलूंगा और मैं आपको सहयोग करूंगा, आपके साथ मिलकर चलूंगा। लोग ऑनलाइन हमको समर्थन दे रहे हैं। हम लोग जनता में जाते हैं, अभी जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव-गांव मेरा जाना हो रहा है। हर गांव में जब जाके पूछते हैं आपको क्या काम अच्छा लगा, जितनी योजनाएं हमारी हैं सब एक से एक बढ़िया तारीफ करते हैं। नौकरियां हमने जिस प्रकार से दी हैं, बल्कि मैं शब्द वापस लेता हूं, हमने दी नहीं है। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं हमने अपने समय में नौकरियां दी थी। मेरा कहना उन्होंने भी दी नहीं थी, उन्होंने बांटी थी। उन्होंने जैसे रेवड़ियां बांटते हैं ऐसे रेवड़ियां बांटी थी, अपने अपने को देते थे।
नौकरी हम भी देते नहीं हैं, हमसे तो जिनका अधिकार होता है मेरिट वाले तो आकर के ले करके जाते हैं, हमसे वो नौकरियां लेके जाते हैं, ये रेवड़ियां बांटते हैं। तो मित्रों, इन चीजों को आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है, देश भर की जनता कि अब पारदर्शिता कितनी है, अब भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे चोट मारी है। जितने भ्रष्ट लोग हैं जो धनबल के आधार के ऊपर सारे देश में अपना इस प्रकार के धंधे चलाते थे, उनको एक एक को पकड़ कर अंदर किया जा रहा है। हम भी अपने आसपास देखते हैं कितने बड़े बड़े लोगों को, कहीं ईडी का शिकंजा, कहीं सीबीआई का शिकंजा, इनको कुछ जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो जानबूझ के हमारे खिलाफ किया जा रहा है। हमारे घर सबूत मिलते हैं, उनकी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति मिलती है, करोड़ों रुपए के अवैध इस प्रकार के काम मिलते हैं, कई कंपनियां, शेल कंपनियां मिलती हैं कि उसके माध्यम से, धनबल के माध्यम से, और वो लोग अपना प्रभाव जमा के रखना चाहते हैं। तो बाहुबली हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को भी आज ठिकाने लगाना शुरू किया है। चाहे वो देश भर में कहीं भी हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, हम इस गुंडागर्दी करने वालों को सामने नहीं आने देंगे। मित्रों, इनकी एक बहुत बड़ी फौज रहती थी कांग्रेस की, जो दलाली के रूप में काम करते थे, जिसको मैं कहता हूं धौल कपड़िए, और धौल कपड़िए उनके सबके कपड़े उतरवा करके हमने खूंटी पर टंगवा दिए, बैठ जाओ घर, आपको कहीं कमीशन की जरूरत नहीं देगी, मिलेगा इन कमीशन, कोई नहीं देगा आपको कमीशन। इसलिए जो दलाल करने वाले, इनको सबको सबक सिखा दिया। और उसी में से एक और नारा लेकर के आ गए कि बेरोजगारी बढ़ गई है। कैसे बढ़ी कि जिनके दलाल लोग थे, जो बेरोजगार हो गए, उनको काम नहीं रहा, वही कान में फूंक मारते आके हम बेरोजगार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। भैया वो वाला रोजगार तो मिलेगा नहीं, जो रोजगार आप करते थे वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ठीक से काम करना हो, मेहनत मजदूरी करनी हो, कहीं कमा के खाना हो, तो हमने सबके लिए रास्ते खोले, सबके लिए रास्ते खोले, गरीबों के लिए सबसे पहले खोले हैं। हमने इस परिवार पहचान पत्र में पहचान की है, स्लैब बनाए हैं कि जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से नीचे है, उसको हमने अंत्योदय परिवार कहा है। सबसे पहली हमारी जिम्मेवारी उनको सेटल करने की है, उनके बच्चों को पढ़ाने की है, उनके परिवार के लोगों को इलाज ठीक से मिले, पहला काम उनके लिए है। दूसरा है फिर 1,80,000 रुपए तक, उसको हमने बीपीएल परिवार कहा है। बीपीएल परिवार होने तक जो बीपीएल में आ गया ऑटोमेटिकली उसको राशन कार्ड मिलता है, जो बीपीएल में आ गया उसको सबको आयुष्मान का लाभ मिलता है। अब उसको कोई ना दरखास्त देनी है, ना दस्तावेज करने से लेके जाने हैं, ना कहीं फाइलें ढूंढनी है, ना कहीं दफ्तर में जाना है, उसको ऑटोमेटिकली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर में लाभ पहुंचेगा। ये व्यवस्था हमने की है। ये बात दूसरी है कि ऐसे बड़े बदलाव के समय कुछ कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। 70 लाख परिवार हैं, 2,80,00,000 हमारी आबादी है। एक एक व्यक्ति का हिसाब लगाना, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना, और फिर उस परिवार के बारे में उसकी स्थिति क्या है। आखिर तो हमारे बीच में से ही लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन हमको ला के देते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमने भी तय किया है कि आने वाले 2 महीने में कुछ लोगों को प्रॉपर्टी आईडी ये समस्या थी, इसको हम 2 महीने में पूरा कर देंगे, किसी की प्रॉपर्टी आईडी की समस्या नहीं रहेगी। आने वाले 2 महीने में परिवार पहचान पत्र, इनकम का, राशन कार्ड का, पेंशन का, ऐसा कोई भी विषय होगा उसको समाप्त करने का काम ये हम करेंगे। सीधा मॉनिटरिंग मनोहर लाल ये करेगा, आपको आके बताएगा। आज एक भी व्यक्ति ऐसा परिवार पहचान पत्र की या इसकी आपकी आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की कोई कमी रहे, खुले में आके घोषणा करूंगा कि आज इसकी कमी हो, आ जाओ मेरे पास, मिल के जाओ, मुझे जिसकी कमी रहेगी। सिर्फ 2 महीने का समय चाहिए। एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और देश में कहीं नहीं है, केवल हरियाणा में चलाया, और इससे सुविधाएं बहुत हो रही हैं। अब जो तंग करने वाले थे वो तंग हमको नहीं करेंगे। ये जो भ्रष्टाचार जगह जगह पनपता था उसको नहीं करेंगे, लेकिन 2 महीने जिनकी कोई कमी है उस कमी को ठीक कराने के लिए पैसा कोई ना दे। हम दिन रात लगे हैं, हमारे डिपार्टमेंट लगे हैं, हमने स्पेशल उसमें आदमी लगाए हैं।
1000 आदमी अभी हमने अर्बन लोकल बॉडीज से कल से नए दिए हैं। घर घर जाकर के ये जो हमारा प्रॉपर्टी आईडी है, इसकी को कमी है, जाकर के पूछ के आओ, हम ठीक करेंगे। इसलिए मित्रों, इन सब्जियों को ठीक कर रहे हैं। और हमने जो कांग्रेस के समय की जितने भी प्रचलित उस समय की गंदगी थी, उस समय के जो समस्याएं, अवगुण, सब एक एक करके खत्म कर रहे हैं। भय का वातावरण था उस समय, आज भय मुक्त समाज है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। तो जो उनके राज करने के तरीके थे, किसी भी गरीब आदमी को, सामान्य आदमी को कोई भी आकर के धमका देता था और कोई भी कहता था तुझे नहीं बोलना है, चुप कर, ऐसा किसी को भय करने की जरूरत नहीं है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्योंकि उनकी समस्या ये है। हम तो सोचते हैं, सबका सोचते हैं, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, जाति पाति से ऊपर उठकर, लेकिन वो लोग अपना परिवार, परिवार से बाहर कुछ नहीं। हम परिवार हम भी मानते हैं। मैं कहता हूं हरियाणा के 2,80,00,000 ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। हम इस परिवार की चिंता करेंगे ना। अब इस सारे मामले में मोदी जी भी स्पष्ट है, इस मामले में योगी जी भी स्पष्ट है, और यही हाल मनोहर लाल। कोई चिंता करने की जरूरत है किसी को? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और किसी से इनसे घबराने की जरूरत नहीं, किसी नेता को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इनके बाद सबकी बारी आने वाली है। नहीं तो कांग्रेस है तो क्या, मेरे बाद मेरा बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, यहां कोई खतरा नहीं है। ठीक है, सीधा सपाट रास्ता है। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो प्रदेश का कार्यकर्ता है, चाहे वो सेंटर का कार्यकर्ता है, सब लोग आगे बढ़ते हैं। इस यहां पर योग्यता का मान सम्मान ये हमेशा होता है। मैं बहुत अधिक बातें करने की बजाय यही कह सकता हूं कि फरीदाबाद के एरिया में, पलवल के एरिया में जितना यहां विकास हुआ है, मैं कहता हूं भूतकाल में कभी सोचा भी नहीं होगा। चाहे वो हाईवेज हैं, चाहे वो मेट्रोज है, चाहे वो इंडस्ट्री है। यानी ये फरीदाबाद का इलाका मेरा 1980 से देखना शुरू किया था मैंने। आज 43 और 43 साल हो गए। 43 साल में आज जो दृश्य दिखाई देता है, आज से 20 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो पलवल का इलाका, पलवल के बीचों बीच का फ्लाईओवर, कभी हम सोचते थे ऐसा बनेगा। ये दिल्ली मुंबई का जो मार्ग बन रहा है, एक्सप्रेस वे, इस एक्सप्रेस वे के कारण से कितने ही लोगों ने यहां आकर के जमीनें खरीद ली। आज मुझे बता रहे थे पलवल के अंदर जमीनें 5 गुनी महंगी हो गई हैं। बाहर का इन्वेस्टर खूब आ रहा है। संयोग से गुरुग्राम और हमारा एयरपोर्ट तो साथ था ही, लेकिन इस इलाके को एक अच्छा अवसर ही मिला संयोग से ही कि जेवर एयरपोर्ट नजदीक आने से इसकी और वैल्यू बढ़ गई है। केंद्र की योजनाओं का भी बड़ा लाभ है, हरियाणा की योजनाओं का भी बड़ा लाभ है। विस्तार से हमारे कृष्णपाल जी ने आपको बता दिया है। मैं तो अंत में एक बात मुझे हमारे वो नरदेव भाई के गीत में आई थी। नरदेव कौन है? नरदेव बेनीवाल। नरदेव बेनीवाल जो आखिरी लाइन बोली वो मेरे मन को टच कर गई। मैंने कृष्णपाल जी से पूछा, मैंने कहा बोलो, लगे ठीक है। अब कौन सी आखिरी लाइन थी, कौन सी मैंने इनसे पूछी, कौन सी थी, तो आज उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हम बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो लाइन मित्रों बहुत जल्दी इस लाइन को स्वीकृति दिलवाकर और इस लाइन का काम शुरू कराया जाएगा। इतनी घोषणा करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।